चैप्टर 1 द न्यूरोसाइंस ऑफ मेंटल क्लटर। आपके दिमाग में मेरी इस वक्त कितने थॉट्स चल रहे हैं। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, लेकिन साथ ही शायद सोच रहे हैं कि बाद में क्या करना है, या फिर कल की उस बातचीत के बारे में जो अच्छी नहीं गई थी, या फिर उस मैसेज के बारे में जिसका जवाब आपको देना है। ये सब एक साथ चल रहा है, और ये सिर्फ सरफेस लेवल है। इसके नीचे और भी लेयर्स हैं, और भी थॉट्स हैं, और भी वरीज हैं जो आप कॉन्शियसली अवेयर नहीं हैं, लेकिन जो आपकी एनर्जी चुरा रही है। इसे समझने के लिए हमें कॉग्निटिव लोड थ्योरी को समझना होगा। हमारे ब्रेन की वर्किंग मेमोरी बहुत लिमिटेड है। रिसर्च बताती है कि हम एक वक्त में सिर्फ 4 से 7 आइटम्स को कॉन्शियसली होल्ड कर सकते हैं। 4 से 7, बस इतना। लेकिन आधुनिक जिंदगी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप सैकड़ों चीजें याद रखें। आपके फोन पर नोटिफिकेशंस हैं, आपके ईमेल्स अनरेड हैं, आपकी टू डू लिस्ट में 25 काम है, और आपके माइंड में 50 अलग अलग कंसर्न्स चल रहे हैं। तो क्या होता है? आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, और जब ब्रेन ओवरलोड होता है तो वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है, और आपकी इमोशनल रेगुलेशन की एबिलिटी कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं रूमिनेशन की। यह एक साइकोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है किसी थॉट को बार बार सोचना, उसे घुमाते फिराते रहना बिना किसी सॉल्यूशन तक पहुंचे। रूमिनेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग में बड़ा फर्क है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप एक इश्यू को आइडेंटिफाई करते हैं, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं और एक्शन लेते हैं। रूमिनेशन में आप बस उसी प्रॉब्लम को बार बार चबाते रहते हैं बिना आगे बढ़े। और यहां न्यूरोसाइंस की एक फैसिनेटिंग बात है। जब आप बार बार सेम थॉट सोचते हैं तो आपके ब्रेन में उसके लिए न्यूरल पाथवेज मजबूत होती जाती है। यानी जितना ज्यादा आप वरी करेंगे, उतना आसान हो जाएगा वरी करना। ये एक हैबिट बन जाता है, एक मेंटल पैटर्न जो ऑटोमेटिक हो जाता है। डिप्रेशन और एंजाइटी के ज्यादातर केसेस में रूमिनेशन एक मेजर फैक्टर है। लोग पास्ट के बारे में रूमिनेट करते हैं, जो डिप्रेशन क्रिएट करता है, और फ्यूचर के बारे में रूमिनेट करते हैं, जो एंजाइटी क्रिएट करता है। अब समझते हैं कि वर्किंग मेमोरी लिमिटेशंस का रियल लाइफ में क्या मतलब है। मान लीजिए आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में यह भी है कि आपको ग्रोसरीज लेनी है, डॉक्टर को कॉल करना है, उस फ्रेंड को मैसेज करना है जिसने कल टेक्स्ट किया था, और ये सोचना है कि वीकेंड में क्या करना है। तो टेक्निकली आप वो इंपॉर्टेंट काम कर तो रहे हैं, लेकिन आपका पूरा ब्रेन उसमें इन्वेस्टेड नहीं है। बाकी चीजें बैकग्राउंड में चल रही ही है, आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी को ड्रेन कर रही है। इसीलिए आपको फोकस करना मुश्किल लगता है। इसीलिए आप टायर्ड फील करते हैं, भले ही फिजिकली आपने कुछ खास किया ना हो। अब बात करते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की। ये आपके ब्रेन का वो पार्ट है जो तब एक्टिव होता है जब आप कुछ खास नहीं कर रहे होते, जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, या बस खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं। तब यह नेटवर्क ऑन होता है। और ये नेटवर्क क्या करता है? ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करता है, फ्यूचर की प्लानिंग करता है, और सेल्फ रिफ्लेक्शन में हेल्प करता है। ये ये क्रिएटिविटी और इंसाइट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये नेटवर्क ओवर एक्टिव हो जाता है। जब आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कॉन्स्टेंटली चलता रहता है, तो आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते, आप पास्ट और फ्यूचर में स्टक हो जाते हैं। यही वजह है कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इतना इफेक्टिव है, क्योंकि ये आपके डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को रेगुलेट करता है। ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और उस कांस्टेंट मेंटल चैटर को कम करता है। अब इंट्रूसिव थॉट्स के बारे में बात करते हैं। यह वो अनवांटेड थॉट्स है जो अचानक आपके माइंड में आ जाते हैं। कभी ये कोई एम्बैरेसिंग मेमोरी होती है, कभी कोई इरेशनल फियर, कभी कोई डिस्टर्बिंग इमेज।
सबसे इंपॉर्टेंट बात यह समझना है कि इंट्रूसिव थॉट्स होना बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी को होते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इन थॉट्स को सीरियसली लेने लगते हैं। जब आप सोचने लगते हैं कि इनका कोई डीप मीनिंग है या ये आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ बताते हैं। साइकोलॉजी में हम सिखाते हैं कि थॉट्स आर जस्ट थॉट्स। वो फैक्ट्स नहीं है, वो प्रिडिक्शंस नहीं है, वो बस आपके माइंड में आने वाली मेंटल इवेंट्स हैं। आपको उन्हें बिलीव करने की जरूरत नहीं है, आपको उन पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इमोशनल रेसिड्यू की बात करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। जब आप कोई इमोशन फील करते हैं लेकिन उसे प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करते, तो वो इमोशन आपके सिस्टम में रह जाता है। मान लीजिए किसी ने आपको ऑफिस में कुछ कहा जिससे आपको बुरा लगा, लेकिन आपने उस वक्त कुछ नहीं कहा, बस इग्नोर कर दिया। तो वो हर्ट फीलिंग कहाँ गई? वो डिसअपियर नहीं हुई, वो आपके अंदर ही रह गई। और फिर शाम को जब आप घर आए तो आप इरिटेटेड फील कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ रहा है, लेकिन असल में ये गुस्सा उन छोटी बातों का नहीं है। ये उस अनप्रोसेस्ड इमोशन का है जो दिन भर से आपके अंदर बैठा है। यही इमोशनल रेजिड्यू है। और जब आप लगातार अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते रहते हैं, तो ये रेजिड्यू इकट्ठा होता जाता है। ये प्लाक की तरह है जो आपकी इमोशनल आर्टरीज में जमा होता जाता है। और एक दिन किसी छोटी सी बात पर आप कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाते हैं और लोग सोचते हैं कि आप ओवर रिएक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली आप उस एक छोटी बात पर रिएक्ट नहीं कर रहे, आप उन सभी अनप्रोसेस्ड इमोशंस पर रिएक्ट कर रहे हैं जो महीनों से जमा है। तो मेंटल क्लटर का ये सबसे डेंजरस फॉर्म है, क्योंकि ये दिखता नहीं है, लेकिन ये आपकी सारी एनर्जी ड्रेन कर देता है। अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। मेंटल इन्वेंटरी मेथड एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअली आपके माइंड में क्या चल रहा है। सबसे पहले एक क्वाइट जगह बैठिए, अपना फोन दूर रखिए और सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। उन्हें जज मत कीजिए, बस नोटिस कीजिए। क्या थॉट्स बार बार आ रहे हैं? कौन से इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं? किस चीज के बारे में सोचते वक्त आपका चेस्ट टाइट हो जाता है? किस मेमोरी से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं? फिर इन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। कुछ थॉट्स प्रोडक्टिव हैं, वो आपको आगे ले जाते हैं। कुछ थॉट्स रुमिनेशन है, वो बस सर्कल्स में घूम रहे हैं। कुछ इमोशंस प्रोसेस्ड हैं, आपने उन्हें महसूस किया और रिलीज किया। और कुछ इमोशंस स्टक हैं, वो अभी भी आपके सिस्टम में है। यह इन्वेंट्री बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप इमीडिएटली सब कुछ फिक्स कर लेंगे, लेकिन अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है। आप उसे चेंज नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं पा रहे। और जब आप देखना शुरू करते हैं, तो आप रियलाइज करते हैं कि आपके मेंटल क्लटर का ज्यादातर हिस्सा वो चीजें हैं जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। वो बस हैबिट से, पैटर्न से, कंडीशनिंग से वहां है। तो ये पहला स्टेप है। अपने दिमाग को साफ करने से पहले ये देखना जरूरी है कि उसमें है क्या। और जब आप ईमानदी ईमानदारी से देखते हैं, बिना जजमेंट के, तो वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट। सच्चाई से मुंह मोड़ना आसान है, खुद से झूठ बोलना आसान है, और यह बिलीव करना आसान है कि जो कुछ भी पिछले साल हुआ वो बस सर्कमस्टांसेस की वजह से हुआ, आपकी चॉइसेस की वजह से नहीं। लेकिन यहीं से आप फंसते हैं, क्योंकि जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करते कि आपकी भी कोई रोल थी, तब तक आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। और ये एक्सेप्ट करना पेनफुल है, इसलिए ज्यादातर लोग इससे बचते हैं। साइकोलॉजी में इसे डिफेंसिव एट्रीब्यूशन बायस कहते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम क्रेडिट लेते हैं, लेकिन जब कुछ बुरा होता है तो हम ब्लेम करते हैं सर्कमस्टांसेस को, बैड लक को,
दूसरे लोगों को। यह एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। ये हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये हमें सच से दूर भी रखती है। और सच के बिना ग्रोथ नहीं हो सकता। मान लीजिए आपकी कोई रिलेशनशिप खराब हुई पिछले साल, तो सोचिए कि आप उसके बारे में कैसे बात करते हैं। क्या आप कहते हैं कि वो पर्सन बुरा था, उसने गलत किया, उसकी वजह से सब खराब हुआ? या आप यह भी देखते हैं कि आपने क्या किया या क्या नहीं किया जिसने सिचुएशन को वर्स बनाया? ये डिफेंसिव एट्रीब्यूशन है, और ये सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं होता, करियर में भी होता है, हेल्थ में भी होता है, पर्सनल गोल्स में भी होता है। आपने जो फिटनेस गोल नहीं अचीव किया, क्या वो सच में इसलिए था क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, या इसलिए क्योंकि आपने प्रायोरिटी नहीं दी? आपका वो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट नहीं हुआ, क्या वो सच में इसलिए था क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे, या इसलिए क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन यही सवाल आपको फ्री करते हैं। अब फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर को समझते हैं, लेकिन रिवर्स में। नॉर्मली जब हम दूसरों को देखते हैं, तो हम उनके एक्शंस को उनकी पर्सनैलिटी से जज करते हैं। अगर कोई रास्ते में रूडली ड्राइव कर रहा है, तो हम सोचते हैं वो एक रूड पर्सन है। लेकिन जब हम खुद रूडली ड्राइव करते हैं, तो हम जस्टिफाई करते हैं कि हम लेट थे, इमरजेंसी थी, कोई और रीजन था। हम अपने बिहेवियर को सिचुएशन से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जब बात सेल्फ जजमेंट की आती है, तो यह रिवर्स हो जाता है। हम अपनी हर मिस्टेक को अपनी कोर आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। एक बार फेल हुए तो सोचते हैं हम फेलियर हैं। एक बार किसी को हर्ट किया तो सोचते हैं हम बुरे हैं। यह बहुत अनफेयर है खुद के साथ, लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करते हैं। यह वो साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट है जो आपको तब फील होता है जब आपके वैल्यूज और आपके एक्शंस में गैप होता है। मान लीजिए आप मानते हैं कि फैमिली इंपॉर्टेंट है, लेकिन पिछले साल आपने अपनी फैमिली के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया। तो अब आपके माइंड में एक टेंशन है। आप कहते कुछ है, करते कुछ और है, और ये टेंशन बहुत अनकंफर्टेबल है। तो आप क्या करते हैं? आप रैशनलाइज करते हैं। आप खुद को कन्विंस करते हैं कि आप फैमिली के लिए ही तो इतना काम कर रहे हैं, कि आप उनके फ्यूचर के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन आप जानते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है, और यही डिसोनेंस आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है। ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट का मतलब है इस डिसोनेंस को फेस करना, यह एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरे वैल्यूज और एक्शंस में गैप है, और फिर कॉन्शियसली ये डिसाइड करना कि अब मैं क्या करूंगा। क्या मैं अपने एक्शंस चेंज करूंगा, या मैं एक्सेप्ट करूंगा कि शायद वो वैल्यू मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैं सोचता था। दोनों ही ऑनेस्ट अप्रोचेस है, लेकिन बीच में फंसे रहना, झूठ बोलते रहना खुद से, ये सबसे ज्यादा डैमेज करता है। ज़ाइगार्निक इफेक्ट एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। रशियन साइकोलॉजिस्ट ब्लूमा ज़ाइगार्निक ने पाया कि लोगों को इनकम्प्लीट टास्क्स ज्यादा अच्छे से याद रहते हैं कंपेयर टू कंप्लीटेड टास्क्स। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन उन इनकम्प्लीट टास्क्स को एक ओपन लूप की तरह होल्ड करता है। वो कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड में चलता रहता है, आपको रिमाइंड करता रहता है कि ये काम अभी बाकी है। तो सोचिए, पिछले साल आपने कितने काम शुरू किए जो खत्म नहीं हुए, कितनी कॉन्वर्सेशंस अधूरी रह गईं, कितने डिसीजंस आप लेना चाहते थे लेकिन टालते रहे। ये सब आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है। ये सब आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी ले रहा है, और ये सब आपको ये फील करा रहा है कि आप समहाउ पीछे रह गए हैं, कि आप इनफ नहीं कर रहे। ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन का मतलब है इन ओपन लूप्स को आइडेंटिफाई करना, और फिर डेलिबरेटली डिसाइड करना कि किसे क्लोज करना है और किसे एक्चुअली छोड़ देना है। हाँ, छोड़ना भी एक ऑप्शन है। हर शुरू किया हुआ काम खत्म करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें आपने शुरू की थी क्योंकि उस वक्त वो राइट लगी थी, अब वो रेलेवेंट नहीं है, तो उन्हें कॉन्शियसली रिलीज कर दो। उन्हें परमिशन दो कि वो इनकम्प्लीट रह सकती है।
ये फेलियर नहीं है, ये विजडम है। अब टेम्परल लैंडमार्क्स और फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट के बारे में। रिसर्च बताती है कि सर्टेन डेट्स हमें साइकोलॉजिकली एक फ्रेश स्टार्ट का फीलिंग देते हैं। न्यू ईयर, बर्थडेज, मंडेज, महीने की पहली तारीख। क्यों? क्योंकि ये डेट्स हमें मेंटली एक सेपरेशन क्रिएट करने में हेल्प करती है। हम अपनी पास्ट आइडेंटिटी और फ्यूचर आइडेंटिटी के बीच एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए जनवरी इतना पावरफुल फील होता है। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये साइकोलॉजिकली एक अपॉर्चुनिटी है खुद को रीडिफाइन करने की। लेकिन यहां एक डेंजर भी है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का डेंजर। जब आप पास्ट को ऑनेस्टली एग्जामिन किए बिना सिर्फ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, तो आप उन लेसन्स को मिस कर देते हैं जो वो साल आपको दे रहा था। दे एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन कहना आसान है, लेकिन कभी कभी चीजें बस इसलिए होती है क्योंकि आपने गलत डिसीजन लिया, और ये एक्नॉलेज करना जरूरी है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी आपको फील गुड करा सकती है थोड़े समय के लिए, लेकिन ये रियल ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बन जाती है। क्योंकि जब आप हर चीज को पॉजिटिव लाइट में देखने की कोशिश करते हैं, तो आप उन पैटर्न्स को नहीं देख पाते जो एक्चुअली चेंज करने जरूरी है। शेम और गिल्ट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। रिसर्चर ब्रेने ब्राउन इस पर एक्सटेंसिव काम किया है। गिल्ट कहता है मैंने कुछ गलत किया, शेम कहता है मैं गलत हूं। गिल्ट बिहेवियर के बारे में है, शेम आइडेंटिटी के बारे में है। गिल्ट प्रोडक्टिव हो सकता है, ये आपको बताता है कि आपने अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट कुछ किया, और ये आपको मोटिवेट करता है कि बेहतर करें। लेकिन शेम टॉक्सिक है, ये आपको ये फील कराता है कि आपके कोर में कुछ गलत है, और जब आप ये फील करते हैं तो आप हाइड करने लगते हैं। आप वल्नरेबल नहीं हो पाते, आप रियल कनेक्शन नहीं बना पाते, और सबसे बड़ी बात, आप चेंज नहीं कर पाते क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आप इनहेरेंटली फ्लॉड हैं। तो ऑनेस्ट सेल्फ असेसमेंट में ये जरूरी है कि आप गिल्ट और शेम को सेपरेट करें। अपने एक्शंस को एग्जामिन कीजिए, लेकिन अपनी वर्थ को क्वेश्चन मत कीजिए। अब कंपैशनेट ऑडिट फ्रेमवर्क की बात करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल अप्रोच है अपने साल को रिव्यू करने का, बिना सेल्फ पनिशमेंट के। पहला स्टेप, डेटा कलेक्शन बिना जजमेंट के। सिर्फ फैक्ट्स लिखिए। आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, कौन से पैटर्न्स रिपीट हुए, कौन सी रिलेशनशिप्स ग्रो हुई, कौन सी फेड हुई। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, जज मत कीजिए अभी। दूसरा स्टेप, कॉन्टेक्स्ट को समझिए। उस समय आप किस सिचुएशन में थे, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे, क्या रिसोर्सेज अवेलेबल थे, क्या सपोर्ट सिस्टम था। ये एक्सक्यूजेस बनाना नहीं है, ये रियलिटी को समझना है, क्योंकि हर डिसीजन एक कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है, और उस कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना अनफेयर है। तीसरा स्टेप, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कीजिए। एक बार की मिस्टेक एक मिस्टेक है, लेकिन अगर सेम मिस्टेक बार बार हो रही है तो वो एक पैटर्न है, और पैटर्न का मतलब है कि कुछ डीपर चल रहा है। चौथा स्टेप, लेसन्स को एक्सट्रैक्ट कीजिए। हर एक्सपीरियंस, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कुछ सिखाता है, तो सीखिए। लेकिन लेसन लेने के बाद पेन को छोड़ दीजिए। लेसन ले लीजिए, गिल्ट छोड़ दीजिए। और पांचवा स्टेप, फॉरवर्ड एक्शन डिसाइड कीजिए। अब जो आप जानते हैं उसके बेस्ड पर आप अब क्या अलग करेंगे। एक क्लियर एक्शनेबल डिसीजन लीजिए। यह है कंपैशनेट ऑडिट। ये ऑनेस्ट है लेकिन हार्श नहीं है, ये रियल है लेकिन पनिशिंग नहीं है, और यही बैलेंस आपको ग्रोथ देता है बिना आपको ब्रेक किए। चैप्टर 3, अटेंशनल इकोनॉमिक्स एंड फोकस आर्किटेक्चर। आपका अटेंशन आपके पास सबसे कीमती चीज है, लेकिन आप इसे ट्रीट करते हैं जैसे ये अनलिमिटेड है, जैसे ये फ्री है। और यही सबसे बड़ी गलती है जो आप कर रहे हैं। देखिए, साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। ये आइडिया है कि आपकी विल पावर, आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी
ये सब एक लिमिटेड रिसोर्स है। जैसे आपके फोन की बैटरी खत्म होती है, वैसे ही आपकी मेंटल एनर्जी भी खत्म होती है। रॉय बॉमाइस्टर ने इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। उन्होंने पाया कि जब आप दिन भर में बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, छोटे छोटे भी, तो आपकी कैपेसिटी कम होती जाती है और शाम तक आप मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, भले ही फिजिकली आपने कुछ खास नहीं किया हो। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं और यह रियल है। सोचिए एक नॉर्मल दिन के बारे में। आप सुबह उठते हैं, पहला डिसीजन, स्नूज करूं या नहीं। फिर क्या पहनूं, नाश्ते में क्या खाऊं, किस रूट से ऑफिस जाऊं, कौन सा टास्क पहले करूं, किस ईमेल का पहले रिप्लाई दूं, लंच में क्या ऑर्डर करूं। और ये सब सिर्फ बेसिक एवरीडे डिसीजंस है। इसके ऊपर है वर्क डिसीजंस, रिलेशनशिप डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजंस। हर दिन आप सैकड़ों डिसीजंस ले रहे हैं और हर डिसीजन आपकी मेंटल बैटरी से कुछ ड्रेन कर रहा है। तो शाम तक जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, तो आपके पास एनर्जी नहीं बचती। इसीलिए बहुत से सक्सेसफुल लोग अपने लाइफ को डिलिबरेटली सिंप्लीफाई करते हैं। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम स्टाइल के कपड़े पहनते थे, मार्क जकरबर्ग भी। क्यों? क्योंकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एनर्जी उन चीजों के लिए सेव करना चाहते थे जो एक्चुअली मैटर करती थी। अब डिस्ट्रैक्शन के साइकोलॉजी को समझते हैं। आपका ब्रेन नॉवेल्टी के लिए वायर्ड है। यह नई चीजों की तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। यह एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था हजारों साल पहले, क्योंकि नई चीजें पोटेंशियल थ्रेट हो सकती थीं या पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। लेकिन आज की दुनिया में, जहां हर सेकंड आपको नई इंफॉर्मेशन मिल रही है, यह मैकेनिज्म आपके खिलाफ काम करती है। एचआर नोटिफिकेशन, हर पिंग, हर अपडेट, ये सब आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है और आपका फोकस टूट जाता है। रिसर्च बताती है कि एक बार फोकस टूटने के बाद डीप वर्क में वापस आने में एवरेज 23 मिनट लगते हैं। 23 मिनट। सोचिए कि अगर आपका फोकस दिन में 10 बार टूटता है, तो आप कितना टाइम सिर्फ वापस फोकस में आने में वेस्ट कर रहे हैं। फ्लो स्टेट की बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट मिहाली चिक्सेंट-मिहाली ने इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया। फ्लो वो स्टेट है जब आप पूरी तरह एब्जॉर्ब्ड होते हैं अपने काम में। टाइम का सेंस खत्म हो जाता है। आप एफर्टलेसली परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने बेस्ट लेवल पर। लेकिन फ्लो में जाने के लिए कुछ कंडीशंस चाहिए। पहली, क्लियर गोल्स। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। दूसरी, इमीडिएट फीडबैक। आपको पता चलना चाहिए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। तीसरी, चैलेंज और स्किल का बैलेंस। टास्क इतना आसान नहीं होना चाहिए कि बोरिंग हो जाए और इतना मुश्किल भी नहीं कि ओवरवेलमिंग हो जाए। और सबसे जरूरी, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। फ्लो स्टेट बहुत फ्रैजाइल है। एक फोन कॉल, एक नोटिफिकेशन, बस यही काफी है उसे तोड़ने के लिए। अब यर्केस डॉडसन कर्व को समझते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है जो बताता है कि परफॉर्मेंस और अराउजल के बीच क्या रिलेशनशिप है। थोड़ा सा प्रेशर अच्छा है, ये आपको अलर्ट रखता है, मोटिवेटेड रखता है। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आपकी परफॉर्मेंस गिरने लगती है। आप एंग्शियस हो जाते हैं, आप ओवरथिंक करने लगते हैं और आप इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते। तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए आपको स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है। ना बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड, ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड, बिल्कुल बीच में। और यहां प्रॉब्लम है, आज की दुनिया में ज्यादातर लोग कर्व के रॉन्ग साइड पर हैं। वो ओवर अराउज्ड है, ओवर स्टिमुलेटेड है, कांस्टेंट नोटिफिकेशंस, कांस्टेंट डिमांड्स, कांस्टेंट प्रेशर। तो उनकी परफॉर्मेंस नेचुरली सफर करती है। सोशल कंपैरिजन थ्योरी की बात करते हैं। लियोन फेस्टिंगर ने 1954 में यह थ्योरी प्रपोज की थी। बेसिक आइडिया यह है कि हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं दूसरों के साथ कंपेयर करके, और यह नॉर्मल है। लेकिन डिजिटल एज में यह टॉक्सिक हो गया है।
क्योंकि अब आप कंपेयर नहीं कर रहे अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ। आप कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को पूरी दुनिया के साथ। इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट लाइफ, लिंक्डइन पर किसी का परफेक्ट करियर, यूट्यूब पर किसी की परफेक्ट सक्सेस। और ये सब हाईलाइट रील है। कोई अपनी स्ट्रगल्स नहीं दिखाता, अपनी फेलियर्स नहीं दिखाता, लेकिन आप ये जानते हुए भी कंपेयर करते रहते हैं। और हर कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और कम कर देता है। साइकोलॉजिकली ये बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि आप अपनी बिहाइंड द सीन्स लाइफ को दूसरों की हाईलाइट रील से कंपेयर कर रहे हैं। ये इनहेरेंटली अनफेयर कंपैरिजन है, लेकिन आपका ब्रेन ये डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता। स्विचिंग कॉस्ट फेनोमिनॉन को समझते हैं। जब आप एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं, तो आपका ब्रेन को एडजस्ट करना पड़ता है। और यह एडजस्टमेंट फ्री नहीं है, इसकी एक कॉग्निटिव कॉस्ट है। रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी कम करती है, बढ़ाती नहीं। जो लोग सोचते हैं कि वो एफिशिएंटली मल्टीपल चीजें एक साथ कर रहे हैं, एक्चुअली वो बस तेज तेजी से स्विच कर रहे हैं। और एज शेयर स्विच के साथ वो क्वालिटी और टाइम दोनों लूज कर रहे हैं। एक स्टडी में पाया गया कि लोग जो रेगुलरली मल्टीटास्क करते हैं, वो एक्चुअली वर्स होते हैं मल्टीटास्किंग में कंपेयर टू लोग जो नहीं करते, क्योंकि उनका ब्रेन कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहने का आदी हो जाता है। वो फोकस करने की एबिलिटी ही लूज कर देते हैं। अटेंशनल रेजिड्यू एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। सोफी लीरॉय ने इस पर रिसर्च की। आइडिया ये है कि जब आप एक टास्क से दूसरे पर मूव करते हैं, तो आपके माइंड का एक पार्ट अभी भी पहले टास्क में स्टक रहता है। मान लीजिए आप एक इंपॉर्टेंट ईमेल लिख रहे थे, लेकिन बीच में छोड़कर मीटिंग में चले गए। तो मीटिंग में आपका कंप्लीट अटेंशन नहीं है, क्योंकि एक पार्ट अभी भी उस ईमेल के बारे में सोच रहा है। यही अटेंशनल रेजिड्यू है, और यह आपकी इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है। अब प्रायोरिटी पिरामिड फ्रेमवर्क की बात करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल सिस्टम है अपने अटेंशन को स्ट्रक्चर करने का। सबसे ऊपर है आपके कोर प्रायोरिटीज, वो एक या दो चीजें जो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। इन्हें आप अपना सबसे अच्छा टाइम देते हैं, अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। ये नॉन निगोशिएबल है। उसके नीचे है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क्स। ये वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ को इंप्रूव करती है, लेकिन इमीडिएट डेडलाइन नहीं है। जैसे एक्सरसाइज, लर्निंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग। इन्हें आप स्केड्यूल करते हैं, नहीं तो ये कभी नहीं होंगी। उसके नीचे है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट टास्क्स। ये वो चीजें हैं जो लाउड है, लेकिन एक्चुअली मायने नहीं रखती। ज्यादातर इंटरप्शंस, ज्यादातर मीटिंग्स, ज्यादातर ईमेल्स यहां आते हैं। इन्हें आप मिनिमाइज करते हैं, डेलीगेट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं। और सबसे नीचे है नाइदर अर्जेंट नॉर इंपॉर्टेंट टास्क्स। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस है। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, मीनिंगलेस गॉसिप, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्हें आप कॉन्शियसली अवॉइड करते हैं। जब आप अपने अटेंशन को इस तरह स्ट्रक्चर करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके पास एक्चुअली काफी टाइम है। प्रॉब्लम टाइम की नहीं है, प्रॉब्लम प्रायोरिटी की है। अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज की बात करते हैं अटेंशन को प्रोटेक्ट करने की। पहली स्ट्रेटजी, टाइम ब्लॉकिंग। आप अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और हर ब्लॉक को एक स्पेसिफिक टास्क असाइन करते हैं। जब आप उस ब्लॉक में हैं, तो आप सिर्फ वही करते हैं, कुछ और नहीं। दूसरी स्ट्रेटजी, बैच प्रोसेसिंग। सिमिलर टास्क्स को एक साथ करना, सभी ईमेल्स एक टाइम पर चेक करना, सभी कॉल्स एक टाइम पर करना। इससे स्विचिंग कॉस्ट कम होती है। तीसरी स्ट्रेटजी, डिजिटल बाउंड्रीज। स्पेसिफिक टाइम्स डिसाइड करना जब आप फोन चेक करेंगे, नोटिफिकेशंस को ऑफ करना या फिल्टर करना, एप्स को टाइम लिमिट देना। चौथी स्ट्रेटजी, एनवायरमेंटल डिजाइन। अपने वर्क स्पेस को डिलिबरेटली अरेंज करना ताकि डिस्ट्रैक्शंस कम हो। अगर आपको फोकस करना है, तो फोन दूसरे रूम में रखना। अगर आपको रेस्ट करना है,
तो लैपटॉप बेडरूम में नहीं रखना। और पांचवी स्ट्रैटेजी, सिंगल टास्किंग। डिलिबरेटली एक वक्त में सिर्फ एक काम करने का प्रैक्टिस करना। यह मुश्किल लगता है क्योंकि आपका ब्रेन नॉवेल्टी चाहता है, लेकिन यह सबसे इफेक्टिव है। समझिए, आपका अटेंशन जहां जाता है, आपकी एनर्जी वहां जाती है, और आपकी एनर्जी जहां जाती है, आपकी लाइफ वहां जाती है। तो अगर आप स्कैटर्ड अटेंशन के साथ जी रहे हैं, तो आपकी लाइफ भी स्कैटर्ड होगी। लेकिन अगर आप डिलिबरेटली अपने अटेंशन को डायरेक्ट करते हैं, अगर आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि क्या डिजर्व करता है आपका फोकस, तो आप अपनी लाइफ की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। यह इजी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया आपके अटेंशन के लिए compete कर रही है। हर ऐप, हर एडवर्टाइजमेंट, हर नोटिफिकेशन, सब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन ये जरूरी है, क्योंकि 2026 में डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है आपके फ्यूचर के लिए, और फोकस से ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है आपके ग्रोथ के लिए। चैप्टर 4, सेल्फ फॉरगिवनेस एंड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। आप खुद के साथ जो बातें करते हैं, वो किसी और को कहेंगे तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा। लेकिन आप रोज खुद को ये सब कहते रहते हैं, और फिर वंडर करते हैं कि क्यों आपका कॉन्फिडेंस इतना कम है। सेल्फ फॉरगिवनेस शायद सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि दूसरों को तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन खुद से तो आप कभी एस्केप नहीं कर सकते। आप अपने साथ हर वक्त हैं। हर वो मिस्टेक, हर वो रिग्रेट, हर वो एम्बैरेसिंग मोमेंट, वो सब आप आपके साथ है। और जब तक आप उन्हें फॉरगिव नहीं करते, वो आपको हॉन्ट करते रहेंगे। रिग्रेट के न्यूरो साइंस को समझते हैं। जब आप रिग्रेट फील करते हैं, तो आपके ब्रेन में मीडियल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये वो एरिया है जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व्ड है। तो बेसिकली रिग्रेट आपके ब्रेन का एक तरीका है ये कहने का कि देखो, तुमने गलत डिसीजन लिया था, अगली बार बेटर करना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब रिग्रेट एक क्रॉनिक स्टेट बन जाता है। जब आप उसी डिसीजन को बार बार रिप्ले करते रहते हैं, उसी मिस्टेक को बार बार एनालाइज करते रहते हैं, तब रिग्रेट एक लर्निंग टूल नहीं रहता, वो एक प्रिजन बन जाता है। क्रिस्टिन नेफ के रिसर्च को समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने सेल्फ कंपैशन पर एक्सटेंसिव काम किया है, और उन्होंने बताया कि सेल्फ कंपैशन और सेल्फ एस्टीम में बहुत फर्क है। सेल्फ एस्टीम कंटिंजेंट है। ये बेस्ड है आपकी अचीवमेंट्स पर, आपकी सक्सेस पर, दूसरों के ओपिनियंस पर। जब चीजें अच्छी चल रही होती है, तो आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है, लेकिन जब आप फेल करते हैं, तो ये क्रैश कर जाती है। सेल्फ कंपैशन अनकंडीशनल है। ये बेस्ड नहीं है कि आपने क्या अचीव किया। ये बस ये रिकॉग्नाइज करती है कि आप ह्यूमन हैं, आप इम्परफेक्ट हैं, और ये ओके है। सेल्फ कंपैशन में 3 एलिमेंट्स हैं। पहला, सेल्फ काइंडनेस। खुद के साथ वैसे बात करना जैसे आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ करेंगे। जब आप मिस्टेक करते हैं, तो खुद को हार्श जज करने की जगह खुद को सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग देना। दूसरा, कॉमन ह्यूमैनिटी। यह रिकॉग्नाइज करना कि सफरिंग और इम्परफेक्शन ह्यूमन एक्सपीरियंस का पार्ट है। आप अकेले नहीं हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। यह अंडरस्टैंडिंग आइसोलेशन को कम करती है। तीसरा, माइंडफुलनेस। अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना, ना तो सप्रेस करना और ना ही ओवर आइडेंटिफाई करना। बस ऑब्जर्व करना कि हाँ, मैं दुखी हूं और यह ओके है। रिसर्च बताती है कि सेल्फ कंपैशन सेल्फ एस्टीम से ज्यादा बेनिफिशियल है मेंटल हेल्थ के लिए, क्योंकि यह स्टेबल है, यह फेलियर्स के बावजूद मेंटेन रहती है। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की बात करते हैं। यह वो थिंकिंग पैटर्न्स हैं जो इनएक्यूरेट है, लेकिन हमें रियल लगते हैं। एरन बेक ने इन्हें पहली बार आइडेंटिफाई किया था। कैटास्ट्रोफाइजिंग, हर छोटी प्रॉब्लम को ह्यूज डिजास्टर की तरह देखना। मैंने इंटरव्यू में एक गलत आंसर दिया, अब मुझे कभी जॉब नहीं मिलेगी। पर्सनलाइजेशन, हर नेगेटिव इवेंट के लिए खुद को ब्लेम करना।
भले ही वो आपके कंट्रोल में नहीं था। मीटिंग कैंसिल हो गई, जरूर मेरी वजह से हुआ होगा। मेंटल फिल्टरिंग, पॉजिटिव इग्नोर करना और सिर्फ नेगेटिव पर फोकस करना। पूरा प्रेजेंटेशन अच्छा गया, लेकिन एक स्लाइड में टाइपो था। मैं बहुत बुरा हूं। ऑल और नथिंग थिंकिंग, हर चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में देखना। अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं, तो मैं कंप्लीट फेलियर हूं। ये सब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। और जब आप खुद को जज कर रहे होते हैं, तो ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। आप अपनी मिस्टेक्स को मैग्नीफाई कर देते हैं और अभी आगे अपनी स्ट्रेंथ्स को मिनिमाइज कर देते हैं। स्पॉटलाइट इफेक्ट को समझते हैं। थॉमस गिलोविच की रिसर्च बताती है कि हम ओवर एस्टिमेट करते हैं कि कितना दूसरे लोग हमें नोटिस करते हैं। आप सोचते हैं कि सब आपकी हर गलती को देख रहे हैं, हर ऑकवर्ड मोमेंट को जज कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी में लोग इतने बिजी हैं अपनी जिंदगी में कि उन्हें आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स याद भी नहीं रहती। वो एम्बैरेसिंग थिंग जो आपने 5 साल पहले किया था और जो अभी भी आपको रात में जगाता है, ज्यादातर लोगों को वो याद भी नहीं है, या अगर है भी तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उसे कैरी करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद को फॉरगिव नहीं कर पाए। रूमिनेशन साइकिल्स की बात करते हैं। जब आप बार बार अपनी मिस्टेक्स को रिप्ले करते हैं, तो आप एक्चुअली उन न्यूरल पाथवेज को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। यानी जितना ज्यादा आप उस पेनफुल मेमोरी के बारे में सोचेंगे, उतना आसान होगा उसे रिकॉल करना। उतना ज्यादा वो आपको अफेक्ट करेगा। ये एक विशेष साइकिल है। आप फील बैड करते हैं, तो आप उसके बारे में सोचते हैं। जितना सोचते हैं, उतना वर्स फील करते हैं। जितना वर्स फील करते हैं, उतना ज्यादा सोचते हैं। इस साइकिल को तोड़ना जरूरी है, और ये तोड़ता है फॉरगिवनेस। जब आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं कि अब बस मैं इसे जाने दे रहा हूं, तो आप उस न्यूरल पाथवे को वीकन करना शुरू कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को कैरल ड्वेक ने पॉपुलराइज किया, लेकिन इसे पर्सनल आइडेंटिटी पर अप्लाई करना बहुत पावरफुल है। फिक्स्ड माइंडसेट कहती है, मैं ऐसा ही हूं, मैं चेंज नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट कहती है, मैं अभी ऐसा हूं, लेकिन मैं सीख सकता हूं, बदल सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। जब आप अपनी पास्ट मिस्टेक्स को देखते हैं ग्रोथ माइंडसेट के साथ, तो वो फेलियर्स नहीं रहती, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस बन जाती है। उस टाइम मैं वो नहीं जानता था, अब मैं जानता हूं। उस टाइम मैं वो स्किल नहीं रखता था, अब मैं डेवलप कर सकता हूं। ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपको फ्री करता है, क्योंकि अब आप अपनी पास्ट आइडेंटिटी से बाउंड नहीं है, आप अपनी पोटेंशियल से डिफाइन है। गिल्ट के साइकोलॉजिकल फंक्शन को समझना इंपॉर्टेंट है। गिल्ट एक मॉरल इमोशन है। यह तब फील होता है जब आप अपने वैल्यूज के अगेंस्ट कुछ करते हैं, और इसका फंक्शन ये है कि ये आपको मोटिवेट करे अमेंड्स बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए। तो थोड़ा गिल्ट हेल्थी है, ये आपकी मॉरल कंपस है। लेकिन एक्सेसिव गिल्ट टॉक्सिक है। जब गिल्ट प्रोडक्टिव नहीं रहता, जब वो सिर्फ आपको पैरालाइज करता है बिना किसी एक्शन के, तो वो हेल्पफुल नहीं रहता। तो आस्क योरसेल्फ, यह गिल्ट मुझे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? क्या मैं कोई एक्शन ले सकता हूं इसे एड्रेस करने के लिए? अगर हां, तो करो, अपॉलॉजी दो, अमेंड्स बनाओ, लेसन सीखो, आगे बढ़ो। अगर नहीं, अगर ये बस मीनिंगलेस सफरिंग है, तो कॉन्शियसली उसे रिलीज करो। अब रीफ्रेम प्रोटोकॉल की बात करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल टेक्निक है अपनी पास्ट स्टोरीज को रीफ्रेम करने का, बिना फैक्ट्स को चेंज किए। स्टेप 1, इवेंट को ऑब्जेक्टिवली डिस्क्राइब करो। फैक्ट्स, बिना इंटरप्रिटेशन के। मैंने वो जॉब छोड़ दी, पीरियड। कोई जजमेंट नहीं। स्टेप 2, उस टाइम की अपनी स्टोरी को आइडेंटिफाई करो। मैंने जॉब छोड़ी क्योंकि मैं कावर्ड हूं, मैं मुश्किलों से भाग गया। स्टेप 3, ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस फाइंड करो। या शायद मैंने छोड़ी क्योंकि वो मेरे वैल्यूज के साथ अलाइन नहीं कर रही थी, या क्योंकि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर रहा था, या क्योंकि मुझे लगा
कि मेरे लिए बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। स्टेप 4, सबसे कंपैशनेट और एम्पावरिंग इंटरप्रिटेशन चूज करो, वो जो ट्रू भी हो और जो आपको फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करे। ये डिनायल नहीं है, ये आपके नैरेटिव को रिक्लेम करना है, क्योंकि सेम इवेंट को मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो क्यों ना वो इंटरप्रिटेशन चूज करो जो आपको एम्पावर करे। समझिए, सेल्फ फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एक्शंस को एक्सक्यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप ह्यूमन हैं, इम्परफेक्ट हैं और ग्रोथ की प्रोसेस में हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने पास्ट को एक लाइफ सेंटेंस की तरह कैरी नहीं कर रहे। आप उसे एक टीचर की तरह देख रहे हैं जिसने आपको कुछ सिखाया, और अब आप आगे बढ़ सकते हैं। और जब आप खुद को फॉरगिव करते हैं तो कुछ मैजिकल होता है। आपके शोल्डर्स से वो वेट उतर जाता है जो आप सालों से कैरी कर रहे थे। आप लाइटर फील करते हैं, आप फ्रीयर फील करते हैं, और ये फ्रीडम आपको स्पेस देती है ग्रो करने की, ट्राई करने की, बिना हर वक्त खुद को जज किए। ये आपको परमिशन देती है इम्परफेक्ट होने की, मिस्टेक्स करने की, क्योंकि अब आप जानते हैं कि मिस्टेक्स आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो बस एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप सीखते हैं। चैप्टर 5, सेल्फ एफिकेसी एंड द साइकोलॉजी ऑफ फॉलो थ्रू। एल्बर्ट बंडूरा का सेल्फ एफिकेसी थ्योरी शायद सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो कोई समझ सकता है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है आपका अपनी एबिलिटीज में विश्वास। ये विश्वास कि आप स्पेसिफिक टास्क्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। और ये सिंपल कॉन्फिडेंस से अलग है। कॉन्फिडेंस जनरल है, सेल्फ एफिकेसी स्पेसिफिक है। आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं ओवरऑल, लेकिन अगर आप में स्पेसिफिक टास्क के लिए सेल्फ एफिकेसी नहीं है तो आप उसे अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे। बांडूरा ने बताया कि सेल्फ एफिकेसी 4 सोर्सेस से आती है। पहला, मास्टरी एक्सपीरियंसेस। जब आप कुछ सक्सेसफुली करते हैं तो आपकी बिलीफ स्ट्रेंथन होती है कि आप उसे फिर से कर सकते हैं। यह सबसे पावरफुल सोर्स है, इसीलिए स्मॉल विन्स इतने इंपॉर्टेंट है। हर स्मॉल विन आपकी सेल्फ एफिकेसी में ऐड करता है। दूसरा, वाइकेरियस एक्सपीरियंसेस। जब आप देखते हैं कि आपके जैसा कोई और सक्सेसफुली कुछ कर रहा है तो आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं। अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। यही वजह है कि रोल मॉडल्स इतने पावरफुल होते हैं। तीसरा, सोशल परसुएशन। जब कोई आपको बताता है कि वो आप पर बिलीव करता है कि आप केपेबल हैं, तो ये आपकी सेल्फ एफिकेसी को बूस्ट करता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब वो पर्सन क्रेडिबल हो और उनका फीडबैक रियलिस्टिक हो। चौथा, फिजियोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट्स। जब आप काम और एनर्जाइज फील करते हैं तो आपकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है। जब आप एंग्शियस और टायर्ड फील करते हैं तो लो होती है। इसीलिए अपनी फिजिकल और इमोशनल स्टेट को मैनेज करना इतना जरूरी है। अब व्हाट द हेल इफेक्ट को समझते हैं। ये एक फैसिनेटिंग साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप हेल्थी खाएंगे, लेकिन लंच में आपने एक कुकी खा ली। तो क्या होता है? लॉजिक कहता है कि ओके, एक कुकी खाई, कोई बात नहीं, बाकी दिन हेल्थी रहूंगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कुछ और। आप सोचते हैं, अरे अब तो मैंने डाइट खराब कर ही दी, तो अब क्या फर्क पड़ता है? व्हाट द हेल, पूरा पिज्जा ही खा लेता हूं। यही व्हाट द हेल इफेक्ट है। एक छोटी सी स्लिप आपको पूरी तरह गिव अप करने के लिए ट्रिगर कर देती है। और ये सिर्फ डाइट में नहीं होता, ये हर उस चीज में होता है जहां आप कोई कमिटमेंट बनाते हैं। आपने सोचा था कि रोज एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन स्किप हो गया तो आप सोचते हैं कि अब तो स्ट्रीक टूट ही गई, तो क्या फायदा। और फिर एक हफ्ता स्किप हो जाता है, फिर महीना। आपने डिसाइड किया था कि हर रात 10 बजे सो जाएंगे, एक रात 12 बजे सोए, तो अगली रात सोचते हैं कि चलो आज भी लेट सो जाएं। और फिर यह पैटर्न बन जाता है। यह इफेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आप अपनी कमिटमेंट को ऑल और नथिंग टर्म्स में देखते हैं। या तो परफेक्ट फॉलो थ्रू
या कंप्लीट फेलियर, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं। लेकिन रियलिटी में प्रोग्रेस लीनियर नहीं होता, उसमें अप्स और डाउन्स होते हैं। और एक स्लिप का मतलब ये नहीं है कि सब खत्म हो गया, लेकिन जब आप खुद से वादे तोड़ते रहते हैं, जब हर कमिटमेंट एक व्हाट द हेल इफेक्ट में एंड होती है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन सीख जाता है कि आपके वादों का कोई मतलब नहीं है। आप खरुद से कहते हैं कल से शुरू करूंगा, और आपका ब्रेन जानता है कि नहीं, नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ये पहले भी कहा था और नहीं किया था। यही सेल्फ एफिकेसी का इरोजन है, और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि जब आप अपने आप पर विश्वास खो देते हैं, तो आप ट्राई करना भी बंद कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस की कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है। पीटर गोलविट्जर ने इस पर एक्सटेंसिव रिसर्च की है। बेसिक आइडिया ये है कि जब आप अपने गोल्स को इफ देन फॉर्मेट में फ्रेम करते हैं, तो आपके उन्हें एक्चुअली करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। एक वेग इंटेंशन है, मैं ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा। एक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन है, अगर सुबह 7 बजे अलार्म बजे तो मैं तुरंत वर्कआउट क्लोथ्स पहनकर वॉक पर जाऊंगा। डिफरेंस देखिए, पहले वाले में कोई क्लैरिटी नहीं है, कब, कहां, कैसे, कुछ नहीं। दूसरे वाले में सब कुछ स्पेसिफिक है, और जब चीजें स्पेसिफिक होती है, तो आपके ब्रेन को डिसाइड करने में आसानी होती है। रिसर्च बताती है कि इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन सक्सेस रेट को ऑलमोस्ट डबल कर देती है, क्योंकि आप अपने फ्यूचर बिहेवियर को प्री डिसाइड कर रहे हैं। जब वो सिचुएशन आती है, तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आप ऑटोमेटिकली वो एक्शन ले लेते हैं जो आपने पहले से प्लान किया था। ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट को समझना भी जरूरी है। यह तब होता है जब एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अंडरमाइन कर देते हैं। मान लीजिए आप कुछ करते हैं क्योंकि आपको वो करना अच्छा लगता है। मान लीजिए पेंटिंग, आप सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए पेंट करते हैं। अब अगर कोई आपको हर पेंटिंग के लिए पैसे देने लगे, तो इनिशियली आपको अच्छा लगेगा, लेकिन स्लोली पेंटिंग एक जॉब बन जाएगी। और अगर वो पर्सन पैसे देना बंद कर दे, तो आप पेंटिंग करना भी बंद कर दोगे, क्योंकि अब आपकी मोटिवेशन एक्सटर्नल हो चुकी है, इंटरनल नहीं रही। यही ओवर जस्टिफिकेशन इफेक्ट है, और ये सेल्फ ट्रस्ट रीबिल्ड करने में बहुत रेलेवेंट है। अगर आप सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए चीजें कर रहे हैं, तो आपकी इंटरनल ड्राइव वीक हो जाती है। आप डिपेंड करने लगते हैं दूसरों की अप्रूवल पर, अपनी खुद की सेटिस्फैक्शन पर नहीं। तो जब आप कमिटमेंट्स बना रहे हैं अपने साथ, तो सुनिश्चित करिए कि वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। आप ये काम कर रहे हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी और को इम्प्रेस करने के लिए नहीं। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स की जेम्स क्लियर की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच यह है कि आप आउटकम बेस्ड गोल्स बनाते हैं। मैं 10 किलो वेट लूज करूंगा, मैं 1 लाख रुपीज सेव करूंगा। लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच ये है कि आप पहले डिसाइड करते हैं कि आप कौन बनना चाहते हैं, फिर आप वो एक्शंस लेते हैं जो वो पर्सन लेगा। मैं एक हेल्थी पर्सन हूं, तो एक हेल्थी पर्सन क्या करता है? वो हेल्थी खाता है, वो एक्सरसाइज करता है, वो अच्छी नींद लेता है। तो मैं भी यही करूंगा, इसलिए नहीं कि मुझे वेट लूज करना है, बल्कि इसलिए कि ये वो है जो मैं हूं। यह सटल शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि अब यह स्ट्रगल नहीं है, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन है। और हर बार जब आप वो एक्शन लेते हैं, आप अपने आप को एविडेंस दे रहे हैं कि हाँ, मैं सच में वो पर्सन हूं। ये सेल्फ ट्रस्ट को रीबिल्ड करता है, क्योंकि अब आपके वर्ड्स और एक्शंस अलाइन हो रहे हैं। माइक्रो कमिटमेंट्स की पावर को समझना बहुत जरूरी है। बड़े प्रॉमिसेस बनाना आसान है, मैं अपनी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा, लेकिन उन्हें फॉलो थ्रू करना मुश्किल है। और जब आप नहीं कर पाते, तो आपका सेल्फ ट्रस्ट और टूटता है। इसलिए शुरुआत करिए माइक्रो कमिटमेंट्स से, इतनी छोटी कमिटमेंट्स कि उन्हें तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो। मैं हर दिन 1 गिलास पानी पीऊंगा जैसे ही उठूंगा। मैं हर रात अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखूंगा।
मैं हर दिन 1 मिनट मेडिटेट करूंगा। यह बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन यही पॉइंट है। जब आप कंसिस्टेंटली इन छोटी कमिटमेंट्स को फॉलो थ्रू करते हैं, तो आपका ब्रेन एविडेंस कलेक्ट करता है। हर दिन एक और प्रूफ कि आप डिपेंडेबल है, कि जब आप कुछ कहते हैं तो करते भी हैं। और धीरे धीरे यह माइक्रो कमिटमेंट्स बड़ी बन सकती है। 1 मिनट मेडिटेशन 2 मिनट बन सकता है, फिर 5, फिर 10। लेकिन आप शुरू करते हैं इतने छोटे से कि फेलियर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सेल्फ मॉनिटरिंग और हॉथॉर्न इफेक्ट की बात करते हैं। हॉथॉर्न इफेक्ट यह है कि जब लोग नो करते हैं कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन यह एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन के लिए ही नहीं है। जब आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, जब आप ट्रैक करते हैं अपने एक्शंस को, तो भी यह इफेक्ट काम करता है। इसीलिए जर्नलिंग इतनी इफेक्टिव है। इसीलिए हैबिट ट्रैकर्स काम करते हैं, क्योंकि जब आप लिख रहे होते हैं तो आप अवेयर हो रहे होते हैं, और अवेयरनेस ही फर्स्ट स्टेप है चेंज का। मान लीजिए आप ट्रैक कर रहे हैं कि आप हर दिन कितना पानी पी रहे हैं। सिर्फ ये एक्ट ऑफ ट्रैकिंग आपको ज्यादा पानी पीने के लिए मोटिवेट करेगी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके ट्रैकर में ब्लैंक स्पेसेस हो। साइकोलॉजी ऑफ कंसिस्टेंसी रॉबर्ट cialdini के इन्फ्लुएंस के प्रिंसिपल्स में से एक है। बेसिक आइडिया यह है कि एक बार जब हम कोई कमिटमेंट बना लेते हैं, तो हम उसके कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंसी हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है। यह आपके फेवर में काम कर सकती है। जब आप पब्लिकली कमिट करते हैं कि आप कुछ करेंगे, या जब आप कुछ लिखकर कमिट करते हैं, तो आपके एक्चुअली करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आप अपने वर्ड के कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। लेकिन यह तभी काम करता है जब आपका इनिशियल कमिटमेंट जेन्युइन हो। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए कमिट कर रहे हैं, तो यह बैकफायर कर सकता है। अब एविडेंस जर्नल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। यह एक प्रैक्टिकल टूल है सेल्फ ट्रस्ट रीबिल्ड करने का। हर रोज सिर्फ 3 चीजें लिखिए। 1, आज मैंने क्या कहा था कि करूंगा, चाहे कितना भी छोटा हो। मैंने कहा था कि आज मैं 10 बजे सोऊंगा। मैंने कहा था कि मैं उस ईमेल का रिप्लाई दूंगा। 2, क्या मैंने वो किया? हाँ या ना, बस इतना। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। 3, अगर हाँ, तो यह एक्नॉलेज करिए, मैंने किया। यह एक एविडेंस है कि मैं अपने वर्ड पर खड़ा रहता हूं। अगर नहीं, तो सिर्फ ऑब्जर्व करिए, मैंने नहीं किया, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। इस जर्नल को हर दिन मेंटेन करिए। कुछ हफ्तों बाद आप एक पैटर्न देखने लगेंगे। आप देखेंगे कि किन चीजों में आप कंसिस्टेंट हैं और किन में नहीं। और जैसे जैसे आपके हाँ की एंट्रीज बढ़ती जाएंगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है कि आप रिलायबल हैं। यह सेल्फ ट्रस्ट रीबिल्ड करने की जर्नी बहुत धीमी है, और बहुत सारे लोग इसलिए गिव अप कर देते हैं, क्योंकि वो तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन समझिए, आपने ये ट्रस्ट सालों में तोड़ा है। ये एक रात में वापस नहीं आएगा। लेकिन हर छोटा प्रॉमिस जो आप कीप करते हैं, वो एक ब्रिक है। धीरे धीरे आप एक फाउंडेशन बिल्ड कर रहे हैं, और एक दिन आप रियलाइज करेंगे कि जब आप खुद से कुछ कहते हैं, तो आपको डाउट नहीं होता। आप सिंपली नो करते हैं कि आप करेंगे। वो कॉन्फिडेंस, वो सर्टेनिटी, वो सेल्फ ट्रस्ट, ये किसी और से नहीं आता। ये सिर्फ आपके कंसिस्टेंट एक्शन से आता है। हर दिन एक चॉइस, एक एक्शन, एक फॉलो थ्रू। और जब आप वहां पहुंचते हैं, जब आप अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, तो पूरी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि अब आपको किसी और की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। अब आप अपने लिए इनफ हैं। चैप्टर 6, द न्यूरोसाइंस ऑफ डिस्ट्रैक्शन एंड डिजिटल डिपेंडेंसी। यह समझना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल आउटकम है। आपका दिमाग कमजोर नहीं हुआ है, उसे सिस्टमैटिकली हाईजैक किया गया है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, एंडलेस फीड्स, ये सब बोर्डम हटाने के टूल्स नहीं हैं।
ये वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम्स हैं, बिल्कुल स्लॉट मशीन की तरह। कभी रिवॉर्ड मिलता है, कभी नहीं। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके ब्रेन में डोपामिन प्रिडिक्शन एरर पैदा करती है। डोपामिन प्लेजर का केमिकल नहीं है, ये एंटिसिपेशन का सिग्नल है। जब रिवॉर्ड अनसर्टेन होता है, डोपामिन स्पाइक ज्यादा होता है। इसीलिए एक और स्क्रॉल, एक और रिफ्रेश, एक और चेक। आपका दिमाग सीख चुका है कि शायद अगली बार कुछ मिलेगा, और यही शायद आपको बांध कर रखता है। इस कांस्टेंट स्टिमुलेशन का एक हिडन कॉस्ट है, अटेंशन रेजिड्यू। जब आप किसी नोटिफिकेशन को देखते हैं, भले ही आप उसे इग्नोर करें, आपका ब्रेन उस अधूरे स्टिमुलस को बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्ट हुए, इसका मतलब ये है कि आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी लीक हो गई। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ फोन का पास में होना, चाहे साइलेंट हो या अपसाइड डाउन, आपकी वर्किंग मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। इसे मियर प्रेजेंस इफेक्ट कहते हैं। आपका ब्रेन सेफ्टी और सोशल वैलिडेशन के लिए डिवाइस को स्कैन करता रहता है, बिना आपकी परमिशन के। फिर आता है फोमो और लॉस एवर्जन। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान लॉस को गेन से ज्यादा इंटेंसली फील करता है। कुछ मिस हो जाएगा का डर, कुछ मिलेगा की उम्मीद से ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए आप बार बार फोन चेक करते हैं, बिना किसी क्लियर इंटेंशन के। धीरे धीरे डिजिटल एमनीसिया डेवलप होती है। आप इंफॉर्मेशन याद रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन जानता है कि फोन याद रख लेगा। मेमोरी आउटसोर्स होती जाती है और मेंटल शार्पनेस डल। जब यह पैटर्न लंबा चलता है, तो नोमोफोबिया जन्म लेती है, फोन से दूर होने की एंग्जाइटी। यह एडिक्शन का क्लासिकल साइन है, लेकिन सोशली एक्सेप्टेड वर्जन में। प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप फोन यूज करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपका रिवॉर्ड सिस्टम अब शैलो, फास्ट, फ्रैगमेंटेड स्टिमुलेशन का आदी हो गया है। डीप वर्क, साइलेंस, बोर्डम, ये सब अनकंफर्टेबल लगने लगते हैं, जबकि यही रियल ग्रोथ होती है। इसका सॉल्यूशन एक्सट्रीम नहीं है, फोन फेंकना नहीं है, कंट्रोल वापस लेना है। अटेंशन रिक्लेमेशन सिस्टम का मतलब है इंटेंशनल बाउंड्रीज। नोटिफिकेशंस डिफॉल्ट नहीं होंगी, डिसीजन होंगी। कंजम्पशन ऑटोमेटिक नहीं होगा, कॉन्शियस होगा। फोन आपका टूल बनेगा, हैबिटेट नहीं। जब आप अपने अटेंशन को वापस रिक्लेम करते हैं, आप सिर्फ फोकस नहीं पाते, आप आइडेंटिटी वापस पाते हैं। क्योंकि अंत में आप वही बनते हैं जहां आपका ध्यान बार बार जाता है। चैप्टर 7, गोल साइकोलॉजी एंड द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके पास गोल्स बहुत हैं, आइडियाज बहुत हैं, प्लान्स बहुत हैं, लेकिन मूवमेंट नहीं है? बाहर से देखने पर लगता है आप एम्बिशियस हैं, अंदर से देखने पर महसूस होता है कि आप स्टक हैं। यह आलस नहीं है, यह कंफ्यूजन भी नहीं है, यह साइकोलॉजी है। इंसानी दिमाग क्लैरिटी से नहीं, ओवरलोड से थकता है। जब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, दिमाग डिसीजन नहीं लेता, दिमाग फ्रीज हो जाता है। यही पैराडॉक्स ऑफ चॉइस है। जितना ज्यादा चुनने को मिलता है, उतना ही चुनना मुश्किल हो जाता है, और धीरे धीरे आप चूजिंग की जगह इमेजिनिंग में जीने लगते हैं। गोल सेटिंग का सबसे बड़ा झूठ यह है कि ज्यादा गोल्स मतलब ज्यादा प्रोग्रेस। सच उल्टा है। हर गोल एक मेंटल कॉन्ट्रैक्ट होता है, हर अधूरा गोल दिमाग में बैकग्राउंड नॉइज बन जाता है। गोल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बताती है कि जब आपके गोल्स एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं, तो वे मोटिवेशन नहीं बढ़ाते, वे विल पावर को ड्रेन करते हैं। एक गोल फोकस मांगता है, दूसरा गिल्ट पैदा करता है। आप किसी एक पर काम करते हैं और दूसरे के लिए खुद को दोषी मानते हैं। इस गिल्ट में एनर्जी नहीं होती, सिर्फ सेल्फ जजमेंट होता है। फिर आता है गोल ग्रेडियंट इफेक्ट। जब गोल पास होता है, मोटिवेशन बढ़ती है। शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, अंत में अर्जेंसी होती है, लेकिन बीच में एक खाली मैदान होता है।
ना नॉवेल्टी बचती है, ना रिवॉर्ड दिखता है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप वीक हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने प्रोग्रेस को इमोशनली डिजाइन नहीं किया। आप सिर्फ आउटकम से मोटिवेटेड है, प्रोसेस से नहीं। और आउटकम हमेशा दूर होता है। बहुत लोग गोल्स को अप्रोच की तरह नहीं, अवॉइडेंस की तरह सेट करते हैं। मुझे फेल नहीं होना, मुझे पीछे नहीं रहना, मुझे रिग्रेट नहीं चाहिए। यह गोल्स नहीं है, ये डर है। अवॉइडेंस गोल्स ब्रेन में कांस्टेंट स्ट्रेस एक्टिवेट करते हैं। स्ट्रेस फोकस नहीं देता, सर्वाइवल मोड देता है। सर्वाइवल मोड में ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ रिएक्शन होती है। अब सिंगुलर फोकस की बात आती है। दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना। एक समय में एक मीनिंगफुल डायरेक्शन ही साइकोलॉजिकल सेफ्टी देता है। सिंगुलर फोकस मेथड का मतलब है बाकी सब छोड़ देना नहीं, बल्कि एक चीज को प्राइमरी मान लेना। सेकेंडरी गोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी आइडेंटिटी एक ही डायरेक्शन से जुड़ी होनी चाहिए। जब आप एक गोल को अपना केंद्र बनाते हैं, दिमाग रेजिस्टेंस छोड़ देता है, क्योंकि क्लैरिटी ब्रेन के लिए रिलीफ होती है। एक्सपेक्टेशन गैप भी समझना जरूरी है। आप प्रोग्रेस से नहीं, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच के गैप से दुखी होते हैं। जब गोल अनरियलिस्टिक होता है, हर छोटा कदम फेलियर जैसा लगता है। और जब हर दिन फेलियर लगता है, तो दिमाग फ्यूचर से इमोशनल कनेक्शन तोड़ लेता है। इसीलिए सस्टेनेबल गोल्स वो होते हैं जो आपकी करंट कैपेसिटी का अपमान नहीं करते। अंत में एक शांत सच, आप वो नहीं बनते जो आप प्लान करते हैं। आप वो बनते हैं जिस पर आप रोज थोड़ा थोड़ा चलते हैं। कम गोल्स लेकिन गहरे गोल्स, कम डायरेक्शन लेकिन कमिटेड डायरेक्शन। जब चॉइस कम होती है तो मूवमेंट आसान हो जाती है। और मूवमेंट ही वो चीज है जो आइडेंटिटी को इमेजिनेशन से रियलिटी में बदलती है। चैप्टर 8, इमोशनल रेगुलेशन एंड डिस्ट्रेस टॉलरेंस। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इमोशन से नहीं हारते, वे इमोशन से भागते हैं। सच यह है कि इमोशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है इमोशन को हैंडल करने की स्किल का न होना। आपको कभी नोटिस हुआ होगा कि जब स्ट्रेस बढ़ता है तो आपकी सोच संकरी हो जाती है। आप एक्सट्रीम्स में सोचने लगते हैं, या तो सब ठीक है या सब बर्बाद। यही विंडो ऑफ टॉलरेंस का कोलैप्स है। जब इमोशन इंटेंसिटी एक सीमा पार कर जाती है तो आपका ब्रेन रीजनिंग बंद कर देता है और सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देता है। इस स्टेट में आप बेहतर डिसीजन नहीं लेते, आप सिर्फ जल्दी डिसीजन लेते हैं। आमिगडाला हाईजैक कोई ड्रामेटिक शब्द नहीं है, ये रोज होने वाली घटना है। कोई मैसेज, कोई मेमोरी, कोई टोन, और आपका शरीर रिएक्ट कर जाता है उससे पहले कि दिमाग समझे। हार्ट रेट बढ़ता है, मसल्स टाइट होती है, सांस शैलो हो जाती है। ये वीकनेस नहीं है, ये बायोलॉजी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप इस रिएक्शन को आइडेंटिटी बना लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं। जबकि सच ये है, आप एक स्टेट में हैं, पर्सनालिटी में नहीं। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है। सप्रेशन शॉर्ट टर्म कंट्रोल देता है, लॉन्ग टर्म लीकेज पैदा करता है। दबाए गए इमोशंस शेप पे बदलकर लौटते हैं। इरिटेशन, नमनेस, अचानक गुस्सा या क्रॉनिक थकान बनकर। दूसरी तरफ अनकंट्रोल्ड एक्सप्रेशन भी सॉल्यूशन नहीं है। हर इमोशन को एक्ट करना फ्रीडम नहीं है, यह इम्पल्सिविटी है। रेगुलेशन का मतलब है बीच की जगह ढूंढना, ना दबाना, ना बह जाना। यहां इंट्रोसेप्शन काम आती है। यह स्किल है बॉडी सिग्नल्स को पढ़ने की। इमोशन पहले बॉडी में आता है, फिर थॉट बनता है। अगर आप बॉडी को इग्नोर करते हैं तो इमोशन लाउड होकर बोलेगा। टाइट चेस्ट, हैवी स्टमक, क्लेंच्ड जॉ ये सिग्नल्स हैं, थ्रेट्स नहीं। जब आप इन्हें नोटिस करते हैं बिना तुरंत रिएक्ट किए, तो नर्वस सिस्टम को मैसेज मिलता है कि खतरा नहीं है, और यहीं इंटेंसिटी गिरने लगती है। अफेक्ट लेबलिंग एक सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। इमोशन को नाम देना, यह एंग्जाइटी है,
ये डिसअपॉइंटमेंट है। इमोशन को खत्म नहीं करता, लेकिन उसकी पकड़ ढीली कर देता है। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज दिखाती है कि नाम देने से अमिगडाला एक्टिविटी कम होती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। मतलब आप वापस स्टीयरिंग व्हील पर आते हैं। इमोशन अभी भी है, लेकिन अब वही ड्राइवर नहीं है। अनसर्टेनिटी इंटॉलरेंस भी इमोशन डिसरेगुलेशन की जड़ है। दिमाग सर्टेनिटी चाहता है, भले ही नेगेटिव सर्टेनिटी क्यों ना हो। सब खराब होगा कहना, पता नहीं क्या होगा से साइकोलॉजिकली आसान लगता है, लेकिन यह ईज लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी बढ़ाती है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब सर्टेनिटी नहीं, अनसर्टेनिटी के साथ बैठने की कैपेसिटी बढ़ाना है। डिस्कंफर्ट को हटाना नहीं, उसे सरवाइव करना सीखना। इमोशनल ऑब्जर्वेटरी इसी अभ्यास का नाम है। आप इमोशन को क्लाउड की तरह देखते हैं, मौसम की तरह महसूस करते हैं। आप क्लाउड नहीं है, आप स्काई है। रिएक्शन की जगह ऑब्जर्वेशन आती है, और जब ऑब्जर्वेशन आती है तो चॉइस पैदा होती है। यही डिस्ट्रेस टॉलरेंस है। पेन कम नहीं होता, लेकिन आप टूटते नहीं। और जो इंसान इमोशन में रहते हुए भी खुद को रेगुलेट कर सकता है, वही असली स्ट्रेंथ डेवलप करता है। चैप्टर 9, हैबिट आर्किटेक्चर एंड एनवायरमेंटल डिजाइन। ज्यादातर लोग आदतों को मोरालिटी का मुद्दा बना देते हैं। अच्छी आदत मतलब स्ट्रांग इंसान, बुरी आदत मतलब वीक इंसान। ये फ्रेमिंग ही आपको फंसा देती है। हैबिट कोई कैरेक्टर ट्रेट नहीं है, ये एनवायरनमेंट का एको है। आपका दिमाग एफिशिएंसी की मशीन है। जो बिहेवियर बार बार एक ही कॉन्टेक्स्ट में रिपीट होता है, दिमाग उसे शॉर्टकट बना देता है। आप सोचकर नहीं करते, आप ट्रिगर होते हैं, और ज्यादातर ट्रिगर्स आपके आसपास बिखरे पड़े हैं। हैबिट लूप को समझना जरूरी है। क्यों आता है, क्रेविंग उठती है, रिस्पॉन्स होता है, रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन क्यों अक्सर बहुत सटल होता है। वही चेयर, वही टाइम, वही इमोशन। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी बताती है कि दिमाग एनवायरनमेंट के साथ मेमोरी को बांध देता है। इसीलिए आप कहीं और हो तो टेम्पटेशन कम होती है, लेकिन घर पहुंचते ही वही पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। आप बदले नहीं, जगह बदली, और दिमाग ने पुरानी स्क्रिप्ट चला दी। विल पावर पर भरोसा करना एक रोमांटिक आइडिया है, रिलायबल स्ट्रैटेजी नहीं। ईगो डिप्लीशन पर डिबेट हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में एक सच साफ है, थके हुए दिमाग से डिसिप्लिन की उम्मीद मत रखिए। इसीलिए एनवायरनमेंट डिजाइन सबसे पावरफुल लीवर है। अगर डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो फेलियर का चांस भी नहीं पड़ेगा। हैबिट चेंज का मतलब फाइट नहीं है, फ्रिक्शन बदलना है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा। जब बिहेवियर पहले से मेंटली स्क्रिप्टेड होता है, तो ब्रेन हेजिटेशन नहीं करता। फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट भी यही मदद करता है। न्यू वीक, न्यू मंथ, न्यू रूटीन, ये सिंबॉलिक रीसेट्स ब्रेन को पुराने लूप से बाहर निकलने का सिग्नल देते हैं। लेकिन रीसेट तभी काम करता है जब उसके बाद एनवायरनमेंट सपोर्ट करे। चॉइस आर्किटेक्चर का असर अंडर एस्टिमेट किया जाता है। स्मॉल चेंजेस, फोन कहाँ रखा है, स्नैक्स कहाँ दिखते हैं, बेड के पास क्या है, ये सब साइलेंट डिसीजंस हैं जो आपसे पहले लिए जा चुके हैं। पीक एंड रूल बताता है कि दिमाग किसी रूटीन को उसके अंत से जज करता है। अगर दिन का अंत क्योटिक है, तो पूरा दिन हैवी लगता है। अगर अंत क्लीन है, तो एफर्ट मीनिंगफुल लगता है। अल्ट्रेडियन रिदम्स यह याद दिलाते हैं कि आप मशीन नहीं हैं। हर 90 इन 20 मिनट में एनर्जी नेचुरली गिरती है। इस डिप को फेलियर समझना गलती है। हैबिट आर्किटेक्चर का मतलब है अपने नेचुरल साइकिल्स के साथ काम करना, उनके खिलाफ नहीं। ब्रेक प्लान्ड हो, कोलैप्स एक्सीडेंटल न हो। फ्रिक्शन ऑडिट इसी अवेयरनेस से शुरू होता है। कहाँ बिहेवियर अननेसेसरीली मुश्किल है और कहाँ गलत बिहेवियर बहुत आसान है। चेंज वहीं से शुरू होता है। आदतें आपसे नहीं पूछती कि आप कौन बनना चाहते हैं, वे बस वही दोहराती है जो एनवायरनमेंट उनसे करवाता है।
जब आप एनवायरनमेंट बदलते हैं तो बिना खुद से लड़े आपका बिहेवियर बदलने लगता है। चैप्टर 10, द साइकोलॉजी ऑफ कमिटमेंट एंड डायरेक्शन। जिंदगी में सबसे एग्जॉस्टिंग चीज फेलियर नहीं होती, सबसे एग्जॉस्टिंग चीज है डायरेक्शन का न होना। जब इंसान को यह नहीं पता होता कि वह किस तरफ जा रहा है, तब हर रास्ता भारी लगता है। एनालिसिस पैरालिसिस इसी जगह पैदा होता है। आप सोचते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। बाहर से यह इंटेलिजेंस लगती है, अंदर से यह अवॉइडेंस होती है। दिमाग एक्शन से नहीं, अनसर्टेनिटी से थकता है। और आयरनी यह है कि क्लैरिटी एक्शन के बाद आती है, पहले नहीं। पैराडॉक्स ऑफ चॉइस यहां फिर सामने आता है, लेकिन डीपर लेवल पर। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्पस, हर जगह ऑप्शंस की भरमार है। ब्रेन मैक्सिमाइजिंग मोड में चला जाता है, बेस्ट पॉसिबल चॉइस ढूंढने की कोशिश करता है। प्रॉब्लम यह है कि बेस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, लिव्ड रियलिटी नहीं। सेटिस्फाइसिंग का मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसका मतलब है एक अच्छा इनफ रास्ता चुनकर उस पर पूरी तरह चलना। मैक्सिमाइजिंग आपको स्मार्ट नहीं बनाता, स्टक बनाता है। संक कॉस्ट फैलेसी भी कमिटमेंट को पॉइजन करती है। इतना टाइम दे दिया, इतनी एनर्जी लगा दी, इसलिए गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहना लॉजिकल नहीं है, इमोशनल है। पास्ट इन्वेस्टमेंट फ्यूचर डायरेक्शन तय नहीं करता, लेकिन ईगो उसे छोड़ने नहीं देता। कमिटमेंट का मतलब स्टबन रहना नहीं है, कमिटमेंट का मतलब है कॉन्शियसली चुनना और फिर चॉइस को प्रोटेक्ट करना। साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस तब पैदा होती है जब डिसीजन प्रेशर बन जाता है। अब कुछ तय करना ही पड़ेगा का थॉट दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा करता है। ब्रेन ऑटोनोमी चाहता है। जब चॉइस फोर्स्ड लगती है तो वही चॉइस बोझ बन जाती है। इसीलिए डायरेक्शन क्लैरिटी धीरे आती है जब आप खुद को स्पेस देते हैं कि चॉइस आपकी है, डेडलाइन की नहीं। प्लानिंग फैलेसी भी इसी चैप्टर का साइलेंट विलेन है। आप फ्यूचर को ऑप्टिमिस्टिक लेंस से देखते हैं, टाइम कम आंकते हैं, एनर्जी ज्यादा मान लेते हैं। फिर जब रियलिटी हिट करती है तो मोटिवेशन नहीं बचती। डायरेक्शन टिकती है जब एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक हो। स्लो प्रोग्रेस डिसअपॉइंटिंग नहीं होता, अनरियलिस्टिक फैंटेसी टूटती है। एसीड साइकोलॉजी में वैल्यूज क्लैरिफिकेशन एक ग्राउंडेड अप्रोच देती है। गोल्स बदल सकते हैं, वैल्यूज स्टेबल रहती है। जब डायरेक्शन वैल्यूज से अलाइंड होती है तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है। आप सही या गलत साबित होने के लिए नहीं, सही डायरेक्शन में जीने के लिए मूव करते हैं। कमिटमेंट डिवाइसेस इसी साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल रूप है। फ्यूचर यू पर भरोसा कम है, इसलिए प्रेजेंट यू स्ट्रक्चर बनाता है। पब्लिक डिक्लेरेशन, फाइनेंशियल स्टेक्स, एनवायरमेंट कंस्ट्रेंट्स ये फ्रीडम नहीं छीनते, ये फोकस देते हैं। डायरेक्शन को फ्रैजाइल नहीं, प्रोटेक्टेड बनाते हैं। डायरेक्शन डिक्लेरेशन का मतलब लाइफ का फाइनल आंसर नहीं है, इसका मतलब है एक क्लियर अभी है। जब आप एक रास्ता चुनते हैं और बाकी ऑप्शंस को टेम्परेरीली म्यूट कर देते हैं, तब एनर्जी लीक बंद होती है। आप तेज नहीं चलते, लेकिन लगातार चलते हैं। और कंसिस्टेंसी स्पीड से ज्यादा पावरफुल फोर्स है। डायरेक्शन मिलते ही जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन कम से कम अब आपको पता होता है कि आप कहां जा रहे हैं। चैप्टर 11, सोशल साइकोलॉजी एंड रिलेशनशिप ऑडिट। इंसान खुद को इंडिपेंडेंट समझना पसंद करता है। मैं जैसा हूं, अपने दम पर हूं। यह थॉट कंफर्टिंग है, लेकिन पूरी तरह सच नहीं। आप अपने आसपास के लोगों का साइकोलॉजिकल एवरेज होते हैं। उनका टोन, उनका स्ट्रेस, उनका एम्बिशन, उनकी होपलेसनेस, सब कुछ क्वाइटली आप पर रब ऑफ होता है। सोशल कॉन्टेजन थियरी यही बताती है। इमोशंस और बिहेवियर्स वायरस की तरह फैलते हैं, बिना पूछे, बिना परमिशन के। डनबार नंबर एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखता है। इंसानी दिमाग
करीब 50 मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स ही संभाल सकता है। उससे ज्यादा कनेक्शंस दिख सकते हैं, लेकिन डेप्थ नहीं रहती। जब आप हर किसी के साथ जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, तो किसी के साथ ट्रूली प्रेजेंट नहीं रह पाते। इमोशनल बैंडविड्थ लिमिटेड होती है। ओवर एक्सटेंशन एम्पैथी नहीं है, सेल्फ नेग्लेक्ट है। इमोशनल लेबर को लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं काइंडनेस से। हर बार समझाना, एडजस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ये साइलेंटली एनर्जी खा जाता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप केयरिंग है, प्रॉब्लम ये है कि आप बाउंड्रीज को गिल्ट समझ बैठे हैं। बाउंड्री साइकोलॉजी बताती है कि नो कहना रिजेक्शन नहीं है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, तो खुद के लिए एब्सेंट हो जाते हैं। प्रॉक्सिमिटी प्रिंसिपल बहुत सटल है। आप जिन लोगों के पास फिजिकली या इमोशनली ज्यादा रहते हैं, आप उन्हीं की तरह सोचने लगते हैं। एस्पिरेशंस नॉर्मलाइज होती है, मीडियोक्रिटी भी नॉर्मलाइज होती है। अगर आपके आसपास कंप्लेंट कल्चर है, तो ग्रोथ अनकंफर्टेबल लगने लगती है। अगर आपके आसपास अकाउंटेबिलिटी है, तो एक्सक्यूजेस ऑकवर्ड लगते हैं। एनवायरनमेंट सिर्फ जगह नहीं होता, लोग भी होते हैं। सोशल सपोर्ट बफरिंग इफेक्ट यह याद दिलाता है कि सही लोग स्ट्रेस कम करते हैं और गलत लोग स्ट्रेस मल्टीप्लाई करते हैं। जेन्युइन कनेक्शन में आपको परफॉर्म नहीं करना पड़ता, मास्क उतर जाता है। पैरासोशल रिलेशनशिप्स इसका उल्टा अनुभव देते हैं। आप किसी क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर या ऑनलाइन पर्सोना से इमोशनली जुड़ जाते हैं, लेकिन वह रिश्ता वन साइडेड होता है। ब्रेन कनेक्शन फील करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम नरिशमेंट नहीं पाता। रिलेशनशिप ऑडिट यहीं से शुरू होती है। ये जजमेंट नहीं है, ऑब्जर्वेशन है। कौन आपको एनर्जाइज्ड महसूस कराता है और कौन आपको ड्रेन्ड, कौन आपकी ग्रोथ टॉलरेट करता है और कौन उससे थ्रेटेंड होता है। हर ड्रेनिंग रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं होती, लेकिन हर रिलेशनशिप परमानेंट भी नहीं होती। सीजन्स बदलते हैं, लोगों की रोल बदलती है। रिलेशनशिप एनर्जी मैप इसी क्लैरिटी का टूल है। आप लोगों को काटते नहीं हैं, आप डिस्टेंस एडजस्ट करते हैं। क्लोजनेस इंटेंशनल होती है, डिफॉल्ट नहीं। जब आपके सोशल इनपुट साफ होते हैं, तो आपका इंटरनल डायलॉग भी साफ होने लगता है, क्योंकि आखिर में आप सिर्फ अपने थॉट्स नहीं सुनते, आप अपने आसपास के लोगों की आवाज भी अंदर कैरी करते हैं। चैप्टर 12, आइडेंटिटी साइकोलॉजी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन। ज्यादातर लोग बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि बदलना इतना डरावना क्यों लगता है। प्रॉब्लम एफर्ट की नहीं है, प्रॉब्लम आइडेंटिटी की है। आपका दिमाग कंसिस्टेंसी पसंद करता है, हैप्पीनेस नहीं। जो भी आपकी पुरानी पहचान को थ्रेटन करता है, ब्रेन उसे रिस्क की तरह ट्रीट करता है, चाहे वह चेंज आपके लिए अच्छा ही क्यों ना हो। इसीलिए ग्रोथ अनकंफर्टेबल लगती है। इसलिए नया वर्जन अपनाने से पहले पुराना वर्जन आपको गिल्ट, डाउट और फियर से रोकता है। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कहती है कि आप खुद को फैक्ट्स से नहीं, स्टोरीज से समझते हैं। मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ये बिलीफ्स नहीं है, ये नैरेटिव्स हैं। और नैरेटिव का सबसे डेंजरस हिस्सा ये है कि वह फेमिलियर होता है। फेमिलियर दर्द अननोन इंप्रूवमेंट से साइकोलॉजिकली ज्यादा सेफ लगता है। आइडेंटिटी चेंज का मतलब सिर्फ हैबिट्स बदलना नहीं है, इसका मतलब है अपनी कहानी को एडिट करना, बिना पूरी किताब जलाए। नैरेटिव आइडेंटिटी अप्रोच यही समझाता है कि आप अपने पास्ट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। वही फेलियर एक इंसान को वीक बनाता है और दूसरे को रिजिलियंट। डिफरेंस इवेंट में नहीं, मीनिंग में होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब आइडेंटिटी फ्रीज हो जाती है। एरिक्सन इसे आइडेंटिटी फोरक्लोजर कहता है। आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यही हूं, बिना एक्सप्लोर किए कि मैं और क्या हो सकता हूं। शुड, सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ का गैप भी यही टेंशन पैदा करता है। आप जैसे हैं और जैसे आपको होना चाहिए, इन दोनों के बीच लगातार कंपैरिजन चलता रहता है।
ये कंपैरिजन आपको पुश नहीं करता, ये आपको एग्जॉस्ट करता है। साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इस गैप को मिटाना नहीं, इसके साथ जीना सीखना। आप आइडेंटिटी को रिजिड स्ट्रक्चर नहीं, इवॉल्विंग प्रोसेस की तरह देखते हैं। सेल्फ स्कीमा चेंज एक स्लो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। ब्रेन पुराने बिलीफ्स को ओवरनाइट डिलीट नहीं करता, वह नए एविडेंस मांगता है। छोटे एक्शंस, छोटे रिस्क्स, छोटे विंस, यही आइडेंटिटी अपडेट के सिग्नल्स होते हैं। ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन फैंटेसी अच्छी लगती है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं होती। असली चेंज क्वाइट होता है, इतना क्वाइट कि कई बार आप खुद नोटिस नहीं करते, लेकिन आपका बिहेवियर कर रहा होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एक अनकंफर्टेबल लेकिन पावरफुल सच बताता है। हर दर्द आपको तोड़ता नहीं, कुछ दर्द आपको रीडिफाइन करता है। ट्रॉमा आइडेंटिटी को डैमेज करता है, लेकिन रिफ्लेक्शन उसे रीस्ट्रक्चर कर सकता है। ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन पॉसिबल है अगर आप पेन को मीनिंग देने से भागते नहीं। आइडेंटिटी ब्रिज इसी अंडरस्टैंडिंग से बनता है। आप पास्ट सेल्फ को रिजेक्ट नहीं करते, आप उसे एक्नॉलेज करते हैं। वह वर्जन गलत नहीं था, वह लिमिटेड था। फ्यूचर सेल्फ इमेजिनरी नहीं होता, वह प्रेजेंट एक्शन से धीरे धीरे मटेरियलाइज होता है। जब आप अपने पुराने और नए वर्जन के बीच कंटिन्यूटी बनाते हैं, तब चेंज बिट्रियल नहीं लगता, तब चेंज इवोल्यूशन लगता है। और इवोल्यूशन में डर होता है, लेकिन रिग्रेट नहीं। चैप्टर 13, मेटाकॉग्निशन एंड थिंकिंग अबाउट योर थिंकिंग। इंसान की जिंदगी में असली मोड़ तब आता है जब वह यह समझने लगता है कि हर थॉट सच नहीं होता। ज्यादातर लोग अपने दिमाग के अंदर जो भी चलता है उसे बिना सवाल किए मान लेते हैं। थॉट आया तो सच होगा, फीलिंग आई तो सही होगी। यहीं से सफरिंग शुरू होती है। मेटाकॉग्निशन इसी ऑटोमेटिक प्रोसेस को तोड़ने की स्किल है। इसका मतलब है अपने थॉट्स को सोचना नहीं, उन्हें देखना। डिफरेंस सटल है, लेकिन इंपैक्ट लाइफ चेंजिंग। आपके दिमाग में दो हिस्से लगातार एक्टिव रहते हैं। एक है थिंकिंग सेल्फ, जो एनालिसिस करता है, जज करता है, इमेजिन करता है। दूसरा है ऑब्जर्विंग सेल्फ, जो बस नोटिस करता है। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ऑब्जर्विंग सेल्फ को डेवलप ही नहीं करते। वे अपने थॉट्स के इतने पास रहते हैं कि डिस्टेंस बन ही नहीं पाता। एसीटी साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव फ्यूजन कहती है। थॉट और आइडेंटिटी मर्ज हो जाते हैं। मैं फेल हूं एक थॉट नहीं रहता, आइडेंटिटी बन जाता है। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स इसी फ्यूजन का सबसे कॉमन फॉर्म है। ये थॉट्स तेज होते हैं, फेमिलियर होते हैं और कन्विंसिंग लगते हैं। मेरे बस का नहीं, फिर वही होगा, मैं हमेशा पीछे रह जाता हूं। ये लॉजिकल नहीं होते, लेकिन रिपीटेड होते हैं। ब्रेन रेपिटेशन को ट्रूथ समझ लेता है। कॉन्फर्मेशन बायस फिर अपना काम करता है। आप वही एविडेंस नोटिस करते हैं जो थॉट को सपोर्ट करता है, बाकी सब इग्नोर हो जाता है। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस यही इंटरवेंशन करती है। जब आप थॉट को लेबल करते हैं, ये एक थॉट है, फैक्ट नहीं, तो डिस्टेंस बनता है। एसीटी में इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। थॉट वहीं रहता है, लेकिन उसकी अथॉरिटी कम हो जाती है। आप उसे ओबे नहीं करते, ऑब्जर्व करते हैं। ये सप्रेशन नहीं है, ये रिलेशनशिप बदलना है। थॉट अब डिक्टेटर नहीं रहता, इंफॉर्मेशन बन जाता है। माइंडफुलनेस इसी अवेयरनेस का ट्रेनिंग ग्राउंड है। इसका मतलब ब्लैंक माइंड नहीं है, इसका मतलब है बिजी माइंड को बिना जजमेंट देखना। जब आप किसी थॉट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वह नेचुरली कमजोर पड़ता है। ब्रेन नॉवेल्टी चाहता है, अवेयरनेस नॉवेल्टी बन जाती है और पुरानी थिंकिंग लूप धीरे धीरे लूज होने लगती है। मेटाकॉग्निशन आपको पॉजिटिव सोचने की गारंटी नहीं देता, यह आपको रियलिस्टिक सोचने की फ्रीडम देता है। आप हर थॉट को फाइट नहीं करते, हर थॉट को फॉलो भी नहीं करते।
बीच की जगह बनती है और उसी जगह चॉइस पैदा होती है। रिएक्शन से पहले एक पॉज आता है। वही पॉज साइकोलॉजिकल पावर है। थॉट ऑब्जर्वेटरी इसी प्रैक्टिस का नाम है। दिन में कुछ पल जब आप दिमाग को मॉनिटर करते हैं, मैनेज नहीं करते, कौन सा थॉट बार बार लौट रहा है, कौन सा फियर शेप बदल कर आ रहा है, कौन सा बिलीफ बिना प्रूफ के डोमिनेट कर रहा है। ऑब्जर्वेशन अपने आप चेंज नहीं लाता, लेकिन चेंज का दरवाजा खोलता है। जब आप अपने थिंकिंग को देखना सीख लेते हैं, तब दिमाग आपका एनिमी नहीं रहता। वह एक टूल बन जाता है, इम्परफेक्ट, नॉइजी, लेकिन यूजेबल। और जिस दिन आप यह समझ लेते हैं कि आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप उनके विटनेस हैं, उसी दिन मेंटल फ्रीडम की शुरुआत हो जाती है। चैप्टर 14, बिहेवियरल एक्टिवेशन एंड द एक्शन मोटिवेशन लूप। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगी, फिर एक्शन होगा। यह बिलीफ इंट्यूटिव लगता है, लेकिन साइकोलॉजी इसके उलट काम करती है। मोटिवेशन कोई स्पार्क नहीं है जो आसमान से गिरता है। मोटिवेशन एक बाय प्रोडक्ट है और उसका सोर्स है एक्शन। जब आप इंतजार करते हैं कि मन बने, तब आप एक ऐसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं जो मूवमेंट के बिना पैदा ही नहीं होती। बिहेवियरल एक्टिवेशन इसी मिसकंसेप्शन को तोड़ता है। डिप्रेशन, बर्नआउट, स्टैग्नेशन, इन सब में कॉमन पैटर्न ये होता है कि इंसान एक्टिविटी कम कर देता है, यह सोचकर कि जब बेहतर फील होगा तब करूंगा। लेकिन एक्टिविटी कम होते ही रिवॉर्ड सिग्नल्स भी कम हो जाते हैं। ब्रेन को प्रूफ नहीं मिलता कि एफर्ट का कोई मतलब है। फिर होपलेसनेस बढ़ती है और लूप बंद हो जाता है। एक्शन रुकता है, मोटिवेशन मर जाती है। ज़ीगर्निक इफेक्ट यहां रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। जब आप किसी काम को शुरू करते हैं, भले ही अधूरा छोड़ दें, दिमाग उसे बंद नहीं कर पाता। स्टार्ट करने से साइकोलॉजिकल टेंशन बनती है और वही टेंशन आपको वापस खींचती है। स्टार्ट करना हैवी लगता है, लेकिन स्टार्ट के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। मोमेंटम लॉजिक से नहीं, मूवमेंट से बनता है। प्रोग्रेस प्रिंसिपल भी यही बताता है। स्मॉल विंस इमोशनली पावरफुल होते हैं। बहुत छोटा एक्शन भी ब्रेन को सिग्नल देता है कि कुछ मूव हुआ। यह सिग्नल डोपामिन रिलीज करता है, प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि एंगेजमेंट के लिए। धीरे धीरे आइडेंटिटी अपडेट होती है। मैं वो इंसान हूं जो शुरू करता है। यह बिलीफ मोटिवेशन से ज्यादा रिलायबल होता है। लर्न इट, हेल्पलेसनेस इसी लूप का नेगेटिव वर्जन है। बार बार प्रयास करके फेलियर देखना ब्रेन को सिखाता है कि एक्शन पॉइंटलेस है। लेकिन लर्नड एजेंसी भी होती है। छोटे एक्शंस, छोटे कंट्रोल पॉइंट्स, छोटे डिसीजंस, ये ब्रेन को सिखाते हैं कि एफर्ट मैटर करता है। बिलीफ बिहेवियर से बनता है, बिहेवियर बिलीफ से नहीं। एक्टिवेशन सीक्वेंस का मतलब हीरोइक एक्शन नहीं है। इसका मतलब मिनिमम वाइबल मूवमेंट है। इतना छोटा कि ब्रेन आर्ग्यू न कर पाए। शूज पहन लेना, फाइल खोल लेना, 2 मिनट लिख लेना। ये ट्रिक्स नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल हैक्स है। ब्रेन रेजिस्टेंस लार्ज स्टेप्स से होती है, टाइनी स्टेप्स से नहीं। जब आप एक्शन लेते हैं, तब इमोशन फॉलो करता है। कॉन्फिडेंस फील करके आप काम नहीं करते, काम करके कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। यही लूप है। एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, मोटिवेशन सस्टेन्स एक्शन। यह ग्लैमरस नहीं है, लेकिन इफेक्टिव है। और जो इंसान इस लूप को समझ लेता है, वह मूड का गुलाम नहीं रहता, वह मूवमेंट का मालिक बन जाता है। चैप्टर 15, इंटीग्रेशन एंड साइकोलॉजिकल कोहेरेंस। जब इंसान बदलता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, फ्रैगमेंटेशन होता है। आप नए वर्जन्स बनाते हैं, पुरानी आइडेंटिटीज छोड़ते हैं, नए बिलीफ्स अपनाते हैं, लेकिन अंदर कहीं ऐसा लगता है कि आप टूट गए हैं, जैसे अलग अलग हिस्से अपनी ही दिशा में खींच रहे हो। यही पॉइंट है
जहां इंटीग्रेशन शुरू होती है। ग्रोथ तब तक सस्टेनेबल नहीं होती जब तक आपका माइंड, इमोशंस और बिहेवियर एक दूसरे से सिंक्रोनाइज न हो। इंटरनल फैमिली सिस्टम्स थ्योरी बताती है कि हमारे अंदर कई सब पर्सनैलिटीज होती है। वो जो डरती है, वो जो लड़ती है, वो जो दिखाती है कि सब ठीक है। हर पार्ट की अपनी इंटेंशन होती है, लेकिन कभी कभी वे एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। आप डिसिप्लिन चाहते हैं, लेकिन कंफर्ट भी। आप कंट्रोल चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम भी। इंटीग्रेशन का मतलब है इन पार्ट्स को मिटाना नहीं, बल्कि उनका डायलॉग शुरू करना। जब आप अंदर के कन्फ्लिक्टिंग पार्ट्स को सुनते हैं, तो केओस थोड़ा कम हो जाता है। साइकोलॉजिकल कोहेरेंस यही है। जब आपकी वैल्यूज, एक्शंस और थॉट्स एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। कार्ल रॉजर्स इसे कॉन्ग्रुएंस कहते थे। अगर आप कुछ और सोचते हैं, कुछ और महसूस करते हैं और कुछ और करते हैं, तो एनर्जी लीक होती है। अंदर कॉन्ट्रडिक्शन जितनी ज्यादा होगी, बाहर क्लैरिटी उतनी कम। लेकिन कोहेरेंस का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है अवेयरनेस। आप कॉन्ट्रडिक्शन से भागते नहीं, उसे नेविगेट करना सीखते हैं। वैल्यूज क्लैरिफिकेशन यही एंकर का काम करती है। वैल्यूज वो कंपस है जो आपको नॉइस के बीच स्टेडी रखते हैं। जब हर तरफ डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर हो, तो वैल्यूज आपको याद दिलाती है कि आपका क्यों क्या है। जब आपका क्यों स्ट्रांग होता है, तो डायरेक्शन सेल्फ करेक्ट होती रहती है। हर छोटी चॉइस मीनिंगफुल लगने लगती है, क्योंकि वो किसी गहरे पर्पस से जुड़ जाती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहती है कि तीन चीजें साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देती हैं। ऑटोनॉमी, मैं अपने चॉइसेस का मालिक हूं। कॉम्पिटेंस, मैं केपेबल हूं। और रिलेटेडनेस, मैं कनेक्ट हूं। जब ये तीनों फुलफिल्ड होती है, तो लाइफ एफर्टलेस लगती है। जब इनमें से कोई टूटी होती है, तो रेस्टलेसनेस बढ़ती है। इंटीग्रेशन का मतलब है इन तीनों को बैलेंस में लाना। साइकोलॉजिकल होम का कॉन्सेप्ट इसी अंडरस्टैंडिंग का पोएटिक वर्जन है। यह कोई जगह नहीं, यह एक फीलिंग है कि आप अपने अंदर घर जैसा महसूस करते हैं, जहां आपके पास्ट वर्जन्स भी जगह पाते हैं, फ्यूचर वर्जन भी। जब आप अपने अंदर ही बिलोंग करने लगते हैं, तो बाहरी केओस भी मैनेजेबल लगने लगता है। आप दुनिया से नहीं भागते, लेकिन दुनिया अब आपको हिला नहीं पाती। कोहेरेंस कंपस इसी जर्नी का प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। हर दिन खुद से एक सिंपल चेक, क्या आज जो मैंने किया वह मेरे वैल्यूज के अलाइंड था? क्या मेरे चॉइसेस रिएक्शन से आए या अवेयरनेस से? क्या मैं आज अपने अंदर थोड़ा और इंटीग्रेटेड फील कर रहा हूं या डिस्कनेक्टेड? यही माइक्रो अवेयरनेस धीरे धीरे मैक्रो चेंज में बदलती है। इंटीग्रेशन कोई फाइनल चैप्टर नहीं है, यह लूप है। ब्रेकडाउन से अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग से कोहिरेंस, और कोहिरेंस से डीपर ट्रांसफॉर्मेशन। जब आप फ्रेगमेंटेड सेल्फ को एक्सेप्ट करते हैं और फिर भी अलाइनमेंट बनाते हैं, तब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, इवॉल्व करते हैं। और यही एवोल्यूशन किसी भी रीसेट की अंतिम मंजिल होती है। कंक्लूजन, द साइकोलॉजी ऑफ सस्टेनेबल चेंज। यह पूरी जर्नी मोटिवेशन की नहीं थी, ये अवेयरनेस की थी। मोटिवेशन लाउड होती है, अवेयरनेस क्वाइट। मोटिवेशन आपको उछाल देती है, अवेयरनेस आपको टिकाती है। ज्यादातर लोग साल बदलने पर खुद को बदलना चाहते हैं, लेकिन आइडेंटिटी को छुए बिना हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से न्यू ईयर रेजोल्यूशंस मर जाते हैं। प्रॉब्लम इंटेंट की नहीं होती, स्ट्रक्चर की होती है। ब्रेन केओस में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर सकता। ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल साफ बताता है कि चेंज एक इवेंट नहीं है, प्रोसेस है। प्री कॉन्टेम्पलेशन से मेंटेनेंस तक हर स्टेज का अपना रिदम होता है। आप किसी स्टेज को स्किप नहीं कर सकते, सिर्फ इग्नोर कर सकते हैं। और जो इग्नोर किया जाता है, वह बाद में रेजिस्टेंस बनकर लौटता है। सस्टेनेबल चेंज वहीं होता है जहां आप खुद से झूठ नहीं बोलते और खुद को पनिश भी नहीं करते।
परफेक्शनिज्म सबसे अट्रैक्टिव ट्रैप है। इस बार सब कुछ सही करूंगा। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। ब्रेन सेफ्टी चाहता है, परफेक्शन नहीं। जब स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंचे होते हैं तो फेलियर इनएविटेबल होता है, और फेलियर के बाद शेम एक्टिवेट होती है। शेम चेंज नहीं लाती, विड्रॉवल लाती है। गुड इनफ अप्रोच इसी साइकिल को तोड़ता है। थोड़ा सही, लेकिन रोज, यही रियल प्रोग्रेस है। सेल्फ कंपैशन यह वीकनेस नहीं है, फाउंडेशन है। रिसर्च दिखाती है कि जो लोग खुद के साथ ह्यूमेन होते हैं वही लोग लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बना पाते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म शॉर्ट टर्म पुश दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रस्ट तोड़ देता है। और बिना सेल्फ ट्रस्ट के कोई सिस्टम काम नहीं करता। चेंज तब टिकता है जब ब्रेन को लगता है कि यह जर्नी सेफ है। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब कंफर्ट नहीं है। इसका मतलब है कि गलती होने पर भी आइडेंटिटी खतरे में नहीं पड़ती। जब फेलियर आइडेंटिटी अटैक नहीं बनता, तब रिस्क लेना पॉसिबल होता है। और बिना रिस्क कोई रियल चेंज नहीं आता। ग्रोथ हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ आती है, लेकिन सेफ्टी उसे सर्वाइवेबल बनाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये याद दिलाती है कि दिमाग फिक्स्ड नहीं है। हर थॉट, हर एक्शन, हर पॉज एक सिग्नल है। एज बैरियर नहीं है, पास्ट वर्डिक्ट नहीं है। ब्रेन अपडेट होता है अगर उसे कंसिस्टेंट एविडेंस मिले। चेंज मिरेकल नहीं है, एक्यूमुलेशन है। 2006 रीसेट प्रोटोकॉल कोई चेकलिस्ट नहीं है, यह एक लिविंग सिस्टम है। अवेयरनेस, अटेंशन, बाउंड्रीज, एक्शन, रिफ्लेक्शन, यह लूप चलता रहता है। आप गिरेंगे, उठेंगे, फिर गिरेंगे। फर्क बस इतना होगा कि अब आप समझते होंगे कि क्या हो रहा है। कंफ्यूजन में भी क्लैरिटी रहेगी। आखिर में एक सीधी बात, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप अनफिनिश्ड हैं। और अनफिनिश्ड होना फेलियर नहीं है, पॉसिबिलिटी है। रीसेट का मतलब सब मिटा देना नहीं है। रीसेट का मतलब है कॉन्शियसली डिसाइड करना कि अब आगे कैसे जीना है। स्लो, अवेयर और अपने साथ ईमानदार। यही सस्टेनेबल चेंज है।